Hello everyone, this is Siraj Khan and I welcome you all on behalf of Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Pandera. In today's lecture, we are going to take topic number 4 of Unit 1 of M3. And this topic is Cauchy's linear differential equation. Already we have seen methods for finding solution of higher order linear differential equation with constant coefficients. इसके लिए ऑलरेडी हमने मेथड्स पहले हमारे कंप्लीट कर लिए कि हाउ टू गेट द सॉल्यूशन. We are having different cases for finding complementary function. We are having different cases for finding particular integral. Again, we have seen method of variation of parameters, which is a special case or a special method for getting the solution. Now, Cauchy's linear differential equation. It is completely different. Why there is a need of another method? So this is not actually it is not another method. Completely here, differential equation is different. We are having another type of differential equation. That's why we are calling it as Cauchy's linear differential equation. Cauchy is a mathematician. So let's take it what is different here. The differential equation of the form a0 x cube d3y by dx cube plus a1 x square d2y by dx square plus a2 x dy by dx plus a3y equal to capital F of x, where a0, a1, a2, a3 and so on are constants, is known as Cauchy's linear differential equation. अभी हम इसको Cauchy's क्यों बोल रहे हैं? Why it is different from previous equation जो अभी तक हमने सॉल्व किया है? What is extra here? ये different क्यों है? तो for that one thing I am showing it to you here. एक तो पहले carefully check कर लो equation को. जो equation मैंने यहाँ पे लिखा है, it is actually just an example. जो मैंने equation यहाँ पे लिखा है, I have written differential equation of order 3. तो it's a just an example. बट ये एग्जाम्पल पे से ही आपको ये Cauchy's linear differential equation का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि what is means by Cauchy's equation, why it is different from others. तो let's check it. अभी यहाँ पे dy by dx लिखा है, तो what is the coefficient of dy by dx? Coefficient of dy by dx, it is a2 into x. Coefficient of d2y by dx square, it is a1 into x square. And coefficient of d3y by dx cube, it is a0 into x cube. अब ये तो हमने लिख दिया कि a0, a1, a2, a3 these are the constant, बट कोएफिशिएंट में सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है. जैसे d3y by dx क्यूब डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है उसमें सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के साथ साथ यहाँ पे वेरिएबल भी आ गया, x क्यूब, x स्क्वायर, x मींस जितने भी डेरिवेटिव्स यहाँ पे प्रेजेंट है इक्वेशन के अंदर, हर डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट में यहाँ पे वेरिएबल आ गया x. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ x लिखा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर लिखा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के मल्टीप्लिकेशन में x क्यूब लिखा है. मींस कोएफिशिएंट्स ऑफ डेरिवेटिव्स आर नॉट कांस्टेंट. डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट नहीं है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग एनी वन ऑफ प्रीवियस मेथड्स. अभी तक हमने जितने मेथड जितने टाइप यहाँ पे देखे हैं, तो ऑल वे आर यूज्ड फॉर गेटिंग सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट कांस्टेंट चाहिए तो ही हम प्रीवियस जितने टाइप्स है वो अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल शो कर दूं. सपोज वी आर हैविंग द ऑपरेटर d स्क्वायर प्लस ट्वाइस d माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन y एंड इक्वल टू सम फंक्शन कैपिटल F ऑफ x. इस टाइप के इक्वेशन हमने अभी तक सॉल्व किए. तो ये जो इक्वेशन है इसमें डेरिवेटिव चेक करते हैं. वेयर इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव मींस ऑपरेटर d. तो d स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखा है वो 1 है. यहाँ पे जो d का कोएफिशिएंट लिखा है वो 2 है. मींस कंप्लीट इक्वेशन के अंदर जहां भी डेरिवेटिव लिखा था उसमें डेरिवेटिव उसके सभी कोएफिशिएंट कांस्टेंट है. डी स्क्वायर का 1, डी का 2. तो डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट कांस्टेंट अगर रहते हैं तो ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. जो हमने पीआई के 5-6 केसेस देखे हैं. केस नंबर 1 फॉर एक्सपोनेंशियल, केस नंबर 2 फॉर साइन कॉस, केस नंबर 3 फॉर अलजेब्राइक x टू द पावर m, देन केस नंबर 4 एक्सपोनेंशियल इनटू v, केस नंबर 5 x टू द पावर m इनटू साइन और x टू द पावर m इनटू कॉस, और केस नंबर 6 जनरल. उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. तो ये जितने भी टाइप्स हमने देखे हैं, जितने मेथड्स देखे हैं, तो ये मेथड अगर अप्लाई करना है तो एक कंडीशन है कि डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट कांस्टेंट चाहिए. कांस्टेंट चाहिए. अब कंपलसरी नहीं है कि वो नंबर ही रहना चाहिए 1 2 3. इट कैन बी अ वेरिएबल आल्सो. जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया, वहां पे ऐसे लिखा था कांस्टेंट. अच्छा ठीक है, हमने वेरिएबल का तो सॉल्व किया ही नहीं, हमने कांस्टेंट ही सॉल्व किया. सिर्फ एक इक्वेशन ऐसे आया था d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
equal to 0. So a square, it is the second constant thing, but coefficient of d square, it is 1 here. d square को coefficient जो था वो यहाँ पे 1 लिखा था. तो जितने भी प्रॉब्लम, इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग, कि जितने भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसमें डी स्क्वायर, डी क्यूब, हर बार इनके कोएफिशिएंट वो कांस्टेंट थे. एक तो 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, -1 -2 -3, हर बार कांस्टेंट थे. यहाँ पे चेंज क्या हो गया, यहाँ पे डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट नहीं है. डी क्यूब का जो कोएफिशिएंट है इट इज a0 into x क्यूब. a0 it is constant, a1 it is constant, a2 it is constant, a3 it is constant. बट कोएफिशिएंट के अंदर यहाँ पे a0 के साथ x क्यूब आ गया, a1 के साथ x स्क्वायर आ गया, a2 के साथ x आ गया. तो डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है. दैट्स व्हाई हम इसे प्रीवियस किसी भी टाइप से सॉल्व नहीं कर सकते. तो अब इसके लिए हमें कोई और डिफरेंट मेथड चाहिए कि इसे सॉल्व करना है. तो उसके लिए हमें कोई डिफरेंट मेथड चाहिए, एंड दिस मेथड इज गिवन बाय द मैथमेटिशियन कॉची. That's why we are calling it as Cauchy's linear differential equation. Okay. अब गिवन इक्वेशन जो भी रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे आइडेंटिफाई हमें खुद करना होता है कि आइदर इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और इट इज Cauchy's linear differential equation. आइडेंटिफिकेशन हमें करना है. कहीं पे ऐसा लिखा नहीं आएगा कि यस इट इज Cauchy's linear differential equation and we have to solve it. हमें खुद आइडेंटिफिकेशन करना है. तो अभी आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? सो फॉर दैट वी आर हैविंग हियर dy by dx, और उसके मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे x लिखा है, मींस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है तो x टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई किया. डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, डी स्क्वायर, तो उसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, डी क्यूब, तो उसे x क्यूब से मल्टीप्लाई किया. मींस डी टू द पावर 1 को x से मल्टीप्लाई रहेगा, डी स्क्वायर को x स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, डी क्यूब के साथ x क्यूब रहेगा. एंड इट इंडिकेट्स दैट इट इज Cauchy's linear differential equation. ये आना ही चाहिए. ऐसे नहीं चलेगा कि पावर 1 है, डी डेरिवेटिव 1 है, सपोज डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है और डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है और उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ऐसे नहीं चलेगा. डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है तो x टू द पावर 1 ही होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में. डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है तो मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर ही आना चाहिए. यहाँ पे x नहीं चलेगा, यहाँ पे x क्यूब भी नहीं चलेगा. डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है तो मल्टीप्लीकेशन में x टू द पावर 2 ही चाहिए, x क्यूब नहीं चलेगा, x टू द पावर 1 नहीं चलेगा. डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, डी क्यूब लिखा है तो डी क्यूब के साथ x क्यूब ही आना चाहिए. यहाँ पे x नहीं चलेगा, यहाँ पे x स्क्वायर भी नहीं चलेगा. ठीक है. सो इस फॉर्मेट में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो देन वी कॉल इट एज Cauchy's linear differential equation. अब इसे सोल्व कैसे करना है? तो बिफोर सॉल्विंग इट, पहले तो इसे ऑपरेटर डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एज यूजुअल हम करते आए अभी तक. हर प्रॉब्लम को, हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो इट मींस दैट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर डी. तो यूजिंग ऑपरेटर डी इट कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म a0 x क्यूब इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब. तो ये हो जाएगा x क्यूब a0 x क्यूब इंटू कैपिटल डी क्यूब वाई. यहाँ पे आ गया कैपिटल डी क्यूब वाई. सेकंड टर्म के अंदर d2y by dx square, it will become capital D square y. थर्ड टर्म के अंदर dy by dx, it will become capital dy, and remaining all terms are as it is along with the coefficients. बाकी कुछ कहीं पे चेंज नहीं, सिर्फ ऑपरेटर डी में हमने कन्वर्ट किया. अब ऑपरेटर डी में कन्वर्ट होने के बाद का भी मेथड हमें पता है. वी नो दैट नाउ वी हैव टू टेक वेरिएबल y कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड से हमें वेरिएबल y को कॉमन लेना है. तो ये हमने y कॉमन ले लिया. रिमेनिंग टर्म a0 x क्यूब d क्यूब plus a1 x square d square plus a2 x d and plus a3 operating on y equal to capital F of x. Now, अब फिर से ये इक्वेशन को चेक करते हैं. अब ये इक्वेशन को फिर से चेक किया तो अगेन d to the power 1, उसके मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे x to the power 1 है. We are having the term of x into d, we are having the term of x square into d square, we are having the term of x cube into d cube. d to the power 1 के साथ x to the power 1 है, d square के साथ x square है, d cube के साथ x cube है. It means that अगेन यहां से इंडिकेट हो जाएगा कि इट इज Cauchy's linear differential equation. ठीक है. अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली. मींस इसका जो सॉल्यूशन है ये CF प्लस PI नहीं रहेगा. डायरेक्टली CF प्लस PI इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा. एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट कि अभी जो डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखे हैं उसके अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है, x, x स्क्वायर, x क्यूब. तो अगर आपने एज इट इज सपोज सॉल्व करने के लिए ट्राई किया भी तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ d फ्रॉम दिस इक्वेशन. यहाँ से हम d के वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते फॉर राइटिंग CF. CF लिखना है तो उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन f of d इक्वल टू 0 और f of d मीन्स यहाँ पे आएगा a0 x क्यूब d क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a2 x d प्लस a3 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन के
रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, रूट्स रियल होना चाहिए या फिर इमेजिनरी रहे तो भी चलेगा, बट रूट्स हर बार कांस्टेंट आते हैं, रूट के अंदर वेरिएबल एक्स नहीं आना चाहिए। सो दैट्स वाई ये इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। अब इसके लिए हमें यूज करना है मेथड गिवन बाय कॉची। सो एज पर द मेथड गिवन बाय कॉची वी हैव टू अप्लाई हियर सम सब्स्टिट्यूशन। So it can be converted to standard linear differential equation with constant coefficients by substituting. इसे हम स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन व्हिच इज गिवन बाय कॉची। तो अब सब्स्टिट्यूशन क्या है पहले ये चेक कर लेते हैं। तो व्हाट इज दिस सब्स्टिट्यूशन व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट x इक्वल टू e टू द पावर z। x इक्वल टू e टू द पावर z मींस वी आर चेंजिंग द वेरिएबल। अभी x इक्वल टू e टू द पावर z पुट करना है, और अगर सपोज कहीं पे log x अगर आता है इक्वेशन के अंदर तो डायरेक्टली उसके जगह पे z पुट किया तो चलेगा, बिकॉज x इक्वल टू e टू द पावर z हम बोल रहे हैं कि दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। अगर ये इक्वेशन का हमने अगर log लिया तो ये ऐसे आएगा log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर z मीन्स log x इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर z को ऐसे लिख सकते हैं z इंटू log e, and we know that value of log e it is 1, so it will become log x equal to z। log e का वैल्यू तो 1 होता है, तो log x equal to z ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। सो इन एनी प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग log x तो उसके जगह पे डायरेक्टली e टू द पावर z पुट किया तो चलेगा। तो ये हो गया एक सब्स्टिट्यूशन जो हमने लिखा है वेरिएबल के लिए। वी आर चेंजिंग द वेरिएबल x इक्वल टू e टू द पावर z। सो कंप्लीट इक्वेशन के अंदर अगर कहीं पे भी x लिखा आएगा तो उसके जगह पे हमें e टू द पावर z पुट करना है, और अगर कहीं पे log x आता है तो डायरेक्टली उसके जगह पे z पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन फॉर वेरिएबल। अब ये हमें पता है कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसके साथ डेरिवेटिव चेंज करना कंपलसरी है। ऐसे तो नहीं चलेगा कि सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दो और डेरिवेटिव एज इट इज रहने दो। तो अभी हमें डेरिवेटिव भी चेंज करना है, एंड एक्चुअल हमें डेरिवेटिव से ही यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखा है वो कांस्टेंट नहीं है। वी आर हैविंग इश्यूज विद डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, तो डेरिवेटिव ही हमें चेंज करना था, इसलिए पहले हमने वेरिएबल को चेंज किया, उसके बाद हम डेरिवेटिव चेंज कर लेंगे। तो अभी डेरिवेटिव के लिए सब्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट डेरिवेटिव डी के साथ में x आ रहा है, डी स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर आ रहा है, डी क्यूब के साथ में एक्स क्यूब आ रहा है। तो ये x को एक्स स्क्वायर को और एक्स क्यूब को हमें रिमूव करना है। हमें कोएफिशिएंट में वेरिएबल नहीं चाहिए, कोएफिशिएंट में सिर्फ हमें कांस्टेंट होना। तो फिर सब्स्टिट्यूशन जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें डेरिवेटिव के साथ हमें वो x को भी लिखना है। वी विल सब्स्टिट्यूट हियर x इंटू डी इक्वल टू थीटा। जो फर्स्ट डेरिवेटिव का टर्म था d उसके साथ में x आ रहा है, तो x इंटू डी की जगह पे हमें थीटा पुट करना है। एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर की जगह पे थीटा इंटू थीटा माइनस 1 पुट करना है। एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब की जगह पे हमें थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2 पुट करना है, एंड इट विल बी कंटिन्यू एंड सो ऑन। ये यहाँ पे एंड नहीं होगा। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया है, आई हैव जस्ट गिवन वन एग्जांपल ऑफ कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिखा है जो कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक के वैलिड है। ठीक है, सो अगर सपोज फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आता है तो वहां पे टर्म रहेगा एक्स टू द पावर 4 इंटू डी टू द पावर 4, और इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2। यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा, इसके आगे एक और ब्रैकेट ऐड करना होगा इंटू थीटा माइनस 3। अगर x टू द पावर 5 डी टू द पावर 5 अगर आता है तो उसके लिए हो जाएगा थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2 इंटू थीटा माइनस 3, और इंटू और एक टर्म आ जाएगा थीटा माइनस 4, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, बट जनरली एक तो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब डी क्यूब। इससे ज्यादा एक्स क्यूब डी क्यूब से ज्यादा पावर 4 और पावर 5 यहाँ पे कॉचीज में तो जनरली नहीं आता है, बट इनकेस अगर आ भी गया तो उससे कंफ्यूज होना नहीं है। उसके लिए सब्स्टिट्यूशन जो रहेगा वो यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया है कि आपको एक एक ब्रैकेट आगे ऐड करना है। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट डी मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो हमें पता है कि डी मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे न्यू वैल्यू लिख रहा है x इंटू डी इक्वल टू थीटा। तो अभी जो थीटा हमने यहाँ पे लिखा है तो ये थीटा इट इज नॉट एन एंगल। जनरली हम थीटा कहाँ पे यूज करते हैं अभी तक के वी यूज थीटा इन एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा। जनरली थीटा मीन्स हम कहीं भी थीटा आया तो हमारे माइंड में पहले सबसे पहले ही आता है इट इज एंगल ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट यहाँ पे जो थीटा लिखा है इट इज नॉट एन एंगल, ये एंगल नहीं है, इट इज ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि हम जो सब्स्टिट्यूशन लिख रहा है वो डेरिवेटिव के लिए लिख रहा है। डी मींस डी बाय डी एक्स,
तो डी के साथ एक्स अगर मल्टीप्लीकेशन में रहा तो उसकी जगह पे हमने थीटा लिखा है, तो थीटा ये कांस्टेंट भी नहीं है, डी इट इज डेरिवेटिव, तो थीटा भी एक डेरिवेटिव ही रहेगा। डी इट इज डेरिवेटिव, तो थीटा इज ऑल्सो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, बट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हमें ये पता है कि डी मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अभी यहाँ पे जो थीटा लिखा है इट इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। थीटा मीन्स डी बाय डी जेड, थीटा मीन्स डी बाय डी जेड, इट इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। हमने क्या किया कि गिवन जो प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम वाज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड डी, एक्स वाई एंड डी। एक्चुअली वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ वाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, मीन्स हम वाई का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो अभी तक हम लिखते हैं ना हर प्रॉब्लम के अंदर, सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये सी एस इक्वल टू को वाई इक्वल टू भी लिख सकते हैं। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मीन्स दैट फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा आता है, जो डेरिवेटिव में ऊपर लिखा रहेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव में हर बार ऊपर y लिखा हुआ आता है, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ y। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इट कंटेन थ्री वेरिएबल्स x y एंड ऑपरेटर d, x y एंड ऑपरेटर d। तो y तो चेंज नहीं हो रहा है, वी आर चेंजिंग x एंड वी आर चेंजिंग d। तो अभी यहाँ से इसके आगे कहीं पे भी अगर आपको थीटा अगर दिखेगा इस टॉपिक के अंदर, तो थीटा इज नॉट अ कांस्टेंट, इट्स नॉट एन एंगल, थीटा इट इज ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव एंड इट मींस दैट डी बाय डी जेड। अब ये थीटा ही क्यों, थीटा की जगह पे कोई और ऑपरेटर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई और नोटेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू यूज डिफरेंट बुक्स, तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नोटेशन वहाँ पे अवेलेबल दिखेंगे। अगर आप एक दो बुक अगर रेफर करोगे, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, जो भी लाइब्रेरी से आपको मिला है, तो उसमें अगर आपने चेक किया तो वहाँ पे नोटेशन डिफरेंट हो सकता है। मैंने यहाँ पे थीटा यूज किया है फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस, थीटा की जगह पे आप इसको डी क्यूब भी, डी डैश भी यूज कर सकते हो। समवेयर आपको कहीं पे ऐसा लिखा दिखेगा कि x इंटू डी इट इज इक्वल टू डी डैश, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू डी डैश इन ब्रैकेट डी डैश माइनस वन, एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब इट इज इक्वल टू डी डैश इन ब्रैकेट डी डैश माइनस वन इंटू डी डैश माइनस टू। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बट ये लिखने में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि डी डैश अगर हम लिखते हैं और बाय मिस्टेक सपोज गड़बड़ में या फिर फ्लो में डैश लिखना हम भूल गए, सपोज डैश लिखना अगर भूल गया, इसे सिर्फ डी अगर लिख दिया, तो फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा, फिर आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज डी मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डी डैश जो है इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी डैश नहीं लिखा है, मैंने इसके जगह पे न्यू नोटेशन यहाँ पे लिख दिया थीटा। दो थीटा का मीनिंग आपके माइंड में अलग है कि थीटा मीन्स एंगल, बट यहाँ पे थीटा को एंगल समझना नहीं है। डी डैश लिखना है तो डी डैश भी ले सकते हैं, बट अगर बाय मिस्टेक डैश आप लिखना भूल गए तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि इट इज नथिंग बट जस्ट एन ऑपरेटर डी, और ऑपरेटर डी का मीनिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, उसका मीनिंग रॉन्ग हो जाएगा, सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा लिखने से क्या होगा कि आपको इतना तो पता रहेगा कि डी एंड थीटा बोथ आर डिफरेंट, आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे कि थीटा को आप डी कंसीडर नहीं करोगे, तो इतना आपके माइंड में रहेगा कि यस डी एंड थीटा बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस आफ्टर अप्लाइंग दिस सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया तो फिर तो हमें कोई इशू नहीं, फिर जैसे अभी तक हमने सॉल्यूशन फाइंड किया वैसे उसके आगे सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमें इसका मेथड पता है, वी नो द मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमें ये पता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर आता है और कांस्टेंट कोएफिशिएंट अगर रहते हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन इट इज गिवन बाय सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये हमें पता है, सी एफ फाइंड करने के लिए मेथड हमें पता है, पी आई फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स ये भी हमें पता है। तो अभी आप किसी भी एक मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो इसके आगे। ठीक है, so we are taking one problem here. Solve x cube into d3y by dx cube plus 3x square into d2y by dx square plus x dy by dx minus y equal to 3x minus 7. Now using operator d, it can be written as, सबसे पहले तो ऑपरेटर d के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है एज यूजुअल। dy by dx के फॉर्मेट में हमने किसी भी प्रॉब्लम को रखा ही नहीं, अगर cf फाइंड करना है, pi फाइंड करना है तो हमें ऑपरेटर d के फॉर्मेट में चाहिए। तो यूजिंग ऑपरेटर d
It can be written as d3y by dx cube. It will become capital D cube y. उसके बाद d2y by dx square. It will become capital D square y. dy by dx, it will become capital dy. Minus y as it is equal to 3x minus 7 as it is. Now taking y common from left hand side से हमें वेरिएबल y को कॉमन लेना है. Remaining terms are x cube d cube plus 3x square d square plus xd minus 1 operating on y equal to 3x minus 7. Now check the equation. अभी जो ऑपरेटर हमारे पास में यहाँ पे है ऑपरेटर d, इसके अंदर डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट को हम चेक करते हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ d इट इज x, d टू द पावर 1, उसका कोएफिशिएंट x टू द पावर 1, d स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर, d क्यूब इसका कोएफिशिएंट x क्यूब. इट मींस दैट कि कोएफिशिएंट्स ऑफ डेरिवेटिव्स आर नॉट कांस्टेंट. हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट कोएफिशिएंट चाहिए. यहाँ पे डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है. इट मींस दैट कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर नहीं है, हम इसका CF PI डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है. सो फिर अब कौन सा मेथड? तो अब हमें ये पता है कि d टू द पावर 1 के साथ x टू द पावर 1 है, d स्क्वायर के साथ x स्क्वायर है, d क्यूब के साथ x क्यूब है. अगर गिवन इक्वेशन को चेक किया डायरेक्टली तो उसमें से भी समझ में आ जाएगा कि विद d क्यूब वी आर हैविंग x क्यूब, विद d स्क्वायर वी आर हैविंग x स्क्वायर, विद d वी आर हैविंग x. इट मींस दैट it is Cauchy's linear differential equation. और Cauchy's linear differential equation कैसे सोल्व करना है वो हमने पहले देख लिया इंट्रोडक्शन के अंदर कि we have to use substitution. So therefore substituting. अभी substitution कौन सा है? पहले तो हमें वेरिएबल चेंज करना है x. We will substitute x equal to e to the power z. उसके साथ ही अगर सपोज इक्वेशन के अंदर log x लिखा रहता है तो उसको हम डायरेक्टली z पुट कर सकते हैं. So these are the substitution for variable. पहले वेरिएबल चेंज करना है x, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन फॉर वेरिएबल. एंड प्लीज रिमेंबर दैट ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू e टू द पावर z या फिर log x इक्वल टू z, ये जो सब्स्टिट्यूशन है इट विल बी यूज्ड ओनली ऑन राइट हैंड साइड. ये सिर्फ हमें राइट हैंड साइड पे यूज करना है ये वैल्यूज को, लेफ्ट हैंड साइड पे यूज करना नहीं है. बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऑपरेटर d है, f ऑफ d. लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेटर d है मींस डेरिवेटिव्स है. तो अब डेरिवेटिव्स के लिए रिमेनिंग सब्स्टिट्यूशन आपको लिखना है फॉर डेरिवेटिव. ये यूज होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है. x इंटू डी, तो x इंटू डी इट इज इक्वल टू थीटा. आफ्टर दैट x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इट विल बिकम थीटा इंटू थीटा माइनस 1. आफ्टर दैट x क्यूब इंटू डी क्यूब इट विल बिकम थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2 एंड इट विल बी कंटिन्यू एंड सो ऑन. ये कंटिन्यू रहेगा. सो यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हमने वेरिएबल को चेंज किया, x को हम z के फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं. तो डेरिवेटिव भी यहाँ पे चेंज हो गया. वी हैव रिटन न्यू ऑपरेटर थीटा. तो जब भी हम न्यू ऑपरेटर न्यू फंक्शन यूज करते हैं तो पहले उसका मीनिंग हमें यहाँ पे लिखना कंपलसरी है. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू ऑपरेटर थीटा. तो थीटा का मीनिंग पहले यहाँ पे लिख देते हैं. बिफोर थीटा वी विल राइट व्हाट इज d. d तो हमें पता है कि वेयर d मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड थीटा इट मींस दैट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. तो अभी ये आपको क्लियर रहेगा कि थीटा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, थीटा एंगल नहीं है, it is derivative with respect to z. So therefore applying this substitution to equation number 1. So उसके लिए पहले equation 1 में यहाँ पे as it is लिख रहा हूँ. Complete equation x cube d cube plus 3x square d square plus xd minus 1 operating on y equal to 3x minus 7. Now one by one we have to apply this substitution. तो पहले x cube d cube का substitution थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2 अप टू हियर. ये हो गया x क्यूब d क्यूब के लिए. इसके बाद प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो प्लस 3 एज इट इज रहेगा. सिर्फ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा थीटा इंटू थीटा माइनस 1. इसके बाद प्लस एक्स डी, तो प्लस एक्स डी के लिए सब्स्टिट्यूशन प्लस थीटा माइनस 1 एज इट इज ऑपरेटिंग ऑन वाई एज इट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7. तो अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x आ गया, तो x का वैल्यू e टू द पावर z, तो ये हो जाएगा 3 e टू द पावर z माइनस 7. ठीक है. तो इन दिस वे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. अभी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होने के बाद पहले तो अभी हमें ऑपरेटर को सिंप्लीफाई करना है. लेफ्ट हैंड साइड इट कंटेन ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, ऑपरेटर थीटा. ऑपरेटर डी की बजाय अभी ऑपरेटर थीटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इट कंटेन ऑपरेटर थीटा. तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज अभी CF और PI जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें हमें ऑपरेटर को यूज करना होता है. तो अभी ऑपरेटर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2,
उसके बाद 3 टाइम्स थीटा इंटू थीटा माइनस 1 समथिंग, जो मल्टीप्लीकेशन है पहले से सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफिकेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो फर्स्ट टर्म थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2, तो पहले तो ये थीटा को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड ब्रैकेट थीटा माइनस 2 कीप इट एज इट इज, सेकंड में कुछ चेंज नहीं करना है, वो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे वन बाय वन। तो थीटा को पहले फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, तो थीटा इंटू थीटा माइनस 1 ये हो गया थीटा स्क्वायर माइनस थीटा इंटू सेकंड ब्रैकेट थीटा माइनस 2 एज इट इज, ठीक है। आफ्टर दैट प्लस 3 थीटा को ये थीटा माइनस 1 से फिर मल्टीप्लाई करना है, मिडिल टर्म प्लस 3 थीटा इंटू थीटा माइनस 1, अब ये मल्टीप्लाई किया तो 3 थीटा इंटू थीटा इट इज 3 थीटा स्क्वायर एंड 3 थीटा इंटू माइनस 1 इट इज माइनस 3 थीटा, ये मिडिल टर्म एज इट इज, और लास्ट प्लस थीटा माइनस 1 ये एज इट इज विदाउट एनी चेंज, वेरिएबल y एज इट इज, राइट इन साइड इट इज ऑल्सो एज इट इज। अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, फर्स्ट टर्म के अंदर फिर से दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा एंड थीटा माइनस 2, तो अगेन ये दोनों ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले थीटा स्क्वायर इंटू दिस कंप्लीट ब्रैकेट, ये हो गया एक टर्म थीटा स्क्वायर इंटू थीटा माइनस 2, इसके बाद माइनस थीटा इंटू अगेन कंप्लीट ब्रैकेट, तो फिर ये माइनस थीटा इंटू थीटा माइनस 2, ठीक है। इसके बाद 3 थीटा स्क्वायर माइनस 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 1, रिमेनिंग ऑल टर्म्स आर एज इट इज विदाउट एनी चेंज, बाकी कहीं पे भी कुछ चेंज हमने नहीं किया। सो आई एम रिमूविंग द एनोटेशन, ये ओवर राइटिंग थोड़ा ज्यादा होने से कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ओके, सो वी आर ऑन दिस इक्वेशन, पहले थीटा स्क्वायर से कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, उससे एक टर्म आ गया, उसके बाद माइनस थीटा से फिर कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, उससे ये सेकंड टर्म आ गया, रिमेनिंग कहीं पे भी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। नाउ अगेन ये थीटा स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थीटा स्क्वायर इंटू थीटा माइनस 2, तो ये हो जाएगा थीटा क्यूब माइनस 2 थीटा स्क्वायर। आफ्टर दैट ये माइनस थीटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बिकम माइनस थीटा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, रिमेनिंग टर्म्स प्लस 3 थीटा स्क्वायर एज इट इज एंड माइनस 3 थीटा प्लस थीटा, ये दोनों टर्म्स को मैंने कंबाइन कर दिया, माइनस 3 थीटा प्लस थीटा इट विल बी माइनस 2 थीटा, minus 1 as it is, y as it is, right hand side as it is. Okay, again और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे रिमूव हो गया, ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बट अब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं कि कुछ टर्म्स अगर कैंसिल होती है, रिमूव हो सकती है, तो उसे रिमूव करना है। जितना ऑपरेटर शॉर्ट होगा, ऑपरेटर जितना सिंपल होगा, उतना इजीली हम CF और PI कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन लेट्स चेक द फर्दर सिंप्लीफिकेशन, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, second term and third term minus 2 theta square and minus theta square, minus 2 theta square and minus theta square, it is minus 3 theta square and here we are having plus 3 theta square, तो ये terms cancel हो जाएंगे। Similarly ये cancel हो गए up to here, similarly plus 2 theta and minus 2 theta will be get cancel, remaining terms अब कौन से बाकी है, तो एक तो ये प्लस थीटा क्यूब बाकी है, फर्स्ट जो स्टार्टिंग में लिखा था, और सबसे लास्ट -1 ये बाकी है, तो रिमेनिंग ऑपरेटर इट इज ओनली थीटा क्यूब -1 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 3 टाइम्स e टू द पावर z -7। जितना ऑपरेटर सिंप्लीफाई हो सकता है उसे उतना सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज ऑपरेटर जितना इजी और जितना शॉर्ट रहेगा उतना इजीली हम CF और PI कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब चेक करते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट, हमने ऑपरेटर को सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ चेक दैट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव इन इक्वेशन नंबर 2। तो पहले तो ये चेक करना होगा कि इक्वेशन 2 के अंदर डेरिवेटिव कहाँ पे लिखा है। तो इक्वेशन 2 के अंदर डेरिवेटिव जो है इट इज थीटा क्यूब, थीटा इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो थीटा क्यूब जो है इट इज द टर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब ये थीटा क्यूब का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे है इट इज 1, मींस कोएफिशिएंट ऑफ थीटा क्यूब इज 1, इट मींस दैट कि कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव इट इज 1, इट मींस दैट अब हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इट इज कन्वर्टेड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब इसका सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड करना है ये पता है, वी गॉट नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कांस्टेंट आ गया, तो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे लेना है ये हमें पता है। इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय CS इक्वल टू CF प्लस PI। इट मींस दैट कि इसके आगे के रिमेनिंग सभी स्टेप्स अभी हमें पता है कि कैसे सोल्व करना है। तो सिर्फ यहाँ तक इतना चेंज था कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस इस टॉपिक के अंदर यहाँ तक चेंज था कि स्टार्टिंग में एज पर द कंडीशन
पहले हमने ऑपरेटर डी में कन्वर्ट किया, फिर हमें वेरिएबल कोएफिशिएंट के अंदर वेरिएबल आ रहा था, तो ये वेरिएबल को रिमूव करना है। उसके लिए हमने कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन यूज किया। सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद ऑपरेटर को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई होने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास में जो फाइनल इक्वेशन आया है, तो इन दिस इक्वेशन वी आर हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव एज कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज थीटा, और डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट कांस्टेंट आ गया। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट आने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसका सॉल्यूशन जो रहेगा, इट इज गिवन बाय CS इक्वल टू CF प्लस PI। सो फर्स्ट पार्ट, नाउ वी विल फाइंड CF, और CF फाइंड करना है तो उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय f ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब ये नेक्स्ट चेंज आपको जो करना है सॉल्यूशन के अंदर, ये तो मैंने बोल दिया कि इसके आगे का मेथड हमें पता है। अभी हमें पता है कि CF कैसे फाइंड करना है, हमें ये भी पता है कि PI कैसे फाइंड करना है। प्रीवियस कोई भी केस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं CF और PI के लिए, बट वाइल कैलकुलेटिंग CF एंड PI दो चीजें याद रखना है। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं, इट इज नॉट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वी आर सॉल्विंग इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ Z एंड थीटा। वेरिएबल यहाँ पे Z है और डेरिवेटिव यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो थीटा है। हमें जो हैबिट है डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने की, जितने प्रॉब्लम्स अभी तक हमने सोल्व किया, जितने टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए, तो हर बार ऑपरेटर डी था और वेरिएबल एक्स था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो अब आपको एक चीज याद रखना है कि अब जितना भी सॉल्यूशन आप आगे फाइनल सॉल्यूशन तक जब तक आप कैलकुलेशन करोगे, तब तक कैपिटल डी कहीं पे यूज करना नहीं है। ऑपरेटर कैपिटल डी के जगह पे आपको थीटा यूज करना है, न्यू ऑपरेटर थीटा यूज करना है। इसके साथ साथ वेरिएबल एक्स, जितने फॉर्मूले, जितने मेथड, जो भी आप अप्लाई करोगे, कुछ भी अप्लाई करो, जहां पे एक्स यूज करते आए, तो एक्स की जगह पे आपको अभी यहाँ पे ये वेरिएबल जेड यूज करना है। ठीक है, डी, ऑपरेटर डी के जगह पे थीटा यूज करना है, और वेरिएबल एक्स की जगह पे जेड यूज करना है। एक्स कहीं पे भी लिखना नहीं है, डी कहीं पे भी लिखना नहीं है। अभी जो इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं, इट इज इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड जेड, तो डी के जगह पे थीटा और एक्स के जगह पे जेड। मेथड में चेंज नहीं होगा, जो मेथड है वो एज इट इज रहेगा। CF का PI के जो मेथड है वो एज इट इज रहेगी। आप केस नंबर 1 अप्लाई करो, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 4, 5, 6, या फिर मेथड ऑफ VOP, कुछ भी अप्लाई करो, मेथड में कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल में चेंज करना है। जहां कहीं पे भी हम डी यूज कर रहे थे, तो डी की जगह पे थीटा यूज करना है, और जहां भी एक्स लिखने वाले हैं, उसे एक्स की जगह पे हमें जेड यूज करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला अभी तक हमने लिखा है f ऑफ d इक्वल टू 0, अभी ये हो जाएगा f ऑफ थीटा इक्वल टू 0। तो f ऑफ थीटा का वैल्यू यहाँ पे, वी आर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 जो हम अभी सोल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 के अंदर ऑपरेटर जो है f ऑफ थीटा, इट इज थीटा क्यूब माइनस 1, तो थीटा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा क्यूब है, क्यूबिक है, तो वी विल यूज कैल्सी फॉर गेटिंग इट्स सॉल्यूशन। अभी कैल्सी अगर यूज करना है तो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहिए, मींस यहाँ पे थीटा स्क्वायर का टर्म होना, थीटा का भी टर्म आना चाहिए। तो एडजस्टिंग सम टर्म्स हियर, वी विल राइट इट एज थीटा क्यूब प्लस 0 थीटा स्क्वायर प्लस 0 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दो टर्म्स हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 0 थीटा स्क्वायर प्लस 0 थीटा। अब इसे कैल्सी से सोल्व कर सकते हैं बाय एंटरिंग कोएफिशिएंट्स। तो यूजिंग कैल्सी वी विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के 3 वैल्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू थीटा इक्वल टू 1, सेकंड वैल्यू माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 आई, थर्ड वैल्यू माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2 आई। अभी फर्स्ट वैल्यू इट इज रियल 1, बट सेकंड एंड थर्ड वैल्यू कंटेन इमेजिनरी टर्म आई, और इमेजिनरी टर्म जब भी आएगा तो ये मैंने आपको बोला है कि वो सिंगल रूट में नहीं आएगा। इमेजिनरी टर्म अगर आता है तो वो हमेशा पेयर के फॉर्मेट में आएगा। तो दैट्स वाई सेकंड और थर्ड रूट जो है वो पेयर के फॉर्मेट में है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो सेकंड और थर्ड दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर। तो फर्स्ट रूट एज इट इज थीटा इक्वल टू 1, और सेकंड और थर्ड दोनों को कंबाइन किया तो उसे ऐसे लिख सकते हैं -1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आई। ठीक है, सो देयरफॉर रूट्स कंटेन अ कॉम्प्लेक्स पेयर, रूट्स कंटेन अ कॉम्प्लेक्स पेयर, इट मींस दैट इट्स CF इज गिवन बाय, अभी CF लिखना है तो पहले फर्स्ट रूट हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 इट इज रियल। तो रियल रूट के लिए हमें फॉर्मूला पता है, रियल रूट के लिए फॉर्मूला है C1 इंटू ई टू द पावर एक्स, रूट इट इज 1, तो इसके लिए आ जाएगा C1 इंटू ई टू द पावर एक्स, बट एक्स तो यूज करना नहीं है, एक्स हमें यूज करना नहीं है, कहीं पे भी यूज करना नहीं है। वी आर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड जेड, तो एक्स की जगह पे हमें जेड यूज करना है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा C1 इंटू ई टू द पावर जेड,
ये हो गया फर्स्ट रूट के लिए विच इज 1। अभी सेकंड और थर्ड रूट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स पेयर। तो कॉम्प्लेक्स पेयर के लिए हमें फॉर्मूला पता है। कॉम्प्लेक्स पेयर का जो फॉर्मूला है इट इज e टू द पावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट c2 cos बीटा एक्स प्लस c3 sin बीटा एक्स। तो अभी c1 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, c1 हमने फर्स्ट रूट के लिए ऑलरेडी लिख दिया, तो आगे फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ आपको c1 की जगह पे c2 और c3 लेना है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फा जेड इन ब्रैकेट c2 cos बीटा जेड प्लस c3 sin बीटा जेड। दो चेंजेस हमने किए फॉर्मूले के अंदर। एक तो कॉम्प्लेक्स पेयर के लिए फॉर्मूला जो हमें पता है इट इज e टू द पावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। तो फर्स्ट जो मेजर चेंज है कि वेरिएबल एक्स हमें यूज करना नहीं है, वेरिएबल एक्स की जगह पे हमें जेड यूज करना है। तो ये यहाँ पे जेड हो गया, ये जेड हो गया, ये जेड हो गया। इसके बाद सेकंड जो चेंज हमने किया है कि कांस्टेंट c1 ऑलरेडी हमने लिखा था, तो अब फिर से c1 रिपीट करना नहीं है, अब हमने नंबर चेंज कर दिया। तो ये c1 c2 की जगह पे नेक्स्ट कांस्टेंट हो गए c2 एंड c3। कांस्टेंट का नंबर चेंज करना है, c1 ऑलरेडी लिखा था तो अब ये c2 और c3। तो ये दो चेंजेस हमने यहाँ पे किया। अब किसी को ऐसे लगता है कि सपोज अगर सॉल्व करते टाइम पे हमने पहले कॉम्प्लेक्स रूट के लिए सॉल्व किया और 1 के लिए बाद में सॉल्व किया, ऐसे अगर किया तो भी चलेगा। रूट्स हम जब भी लिखते हैं तो रूट्स में अगर आपने पोजीशन चेंज किया तो चलेगा। फर्स्ट रूट को आप सेकंड की जगह पे लिखो, सेकंड को फर्स्ट की जगह पे लिखो, दैट डजंट मैटर। सीएफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट का नंबर जैसे यहाँ पे चेंज हुआ। अपने कॉम्प्लेक्स रूट को बाद में लिखा, पहले रियल को लिख दिया, तो फॉर्मूले में c1 c2 था, तो अब ये c2 c3 होगा। कांस्टेंट का सिर्फ नंबर चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। सपोज अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, उसमें डी के 3 वैल्यूज है, dt इज इक्वल टू -1 2 एंड 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी कैन राइट इट एज 2 3 एंड -1। अगर किसी को ऐसे लगता है तो वो ऐसे भी लिख सकता है 3 -1 एंड 2। मीन्स आप उसमें से पोजीशन कैसे भी चेंज कर सकते हैं, फाइनल आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट का नंबर चेंज होगा। ठीक है। सो अभी हमने CF का फॉर्मूला तो लिख दिया। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट करना है। व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा? तो अल्फा इट इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटा इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा हियर? इसे हम अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से इक्वेट कर सकते हैं। अल्फा इट इज रियल पार्ट, वैल्यू ऑफ अल्फा इट इज -1/2। बीटा इट इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ आई। तो आई का जो कोएफिशिएंट है इट इज √3/2। तो बीटा का वैल्यू हो गया √3/2। अब ये दोनों वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो e टू द पावर अल्फा जेड, यहाँ पे अल्फा की जगह पे हमें पुट करना है -1/2। तो ये हो जाएगा e टू द पावर -1/2 इंटू जेड। इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर -z/2। फर्स्ट टर्म में तो कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज। सेकंड टर्म के अंदर यहाँ पे हमने अल्फा का वैल्यू पुट किया, अल्फा का वैल्यू -1/2। तो ये हो जाएगा e टू द पावर -z/2। -1/2 इंटू जेड मीन्स -z/2। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बीटा का वैल्यू पुट करना है, तो ये हो गया c2 cos √3/2 z प्लस c3 sin √3/2 z। सो वी गॉट CF। एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, CF आ गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हमें अभी PI फाइंड करना है। तो टू फाइंड PI ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का PI हम फाइंड करते हैं। गिवन इक्वेशन करें तो पहले इक्वेशन 2 मैं आपको शो कर देता हूँ कि व्हाट इज इक्वेशन 2 हियर। yes, it is the equation 2, theta cube -1 operating on y equal to 3 times e to the power z minus 7। theta cube -1 operating on y equal to 3 times e to the power z minus 7। That is the equation number 2 जो हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 2 इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। गिवन इक्वेशन के अंदर कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं थे। इक्वेशन 2 है जो हमने सिंपलीफाई किया है कोचीज का इक्वेशन, कि यहाँ पे अभी डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। तो पीआई जो हम फाइंड कर रहे हैं वो इक्वेशन 2 के लिए फाइंड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई फंक्शन का वैल्यू पुट करते टाइम पे हमें इक्वेशन 2 में का ही फंक्शन लेना है और ऑपरेटर भी इक्वेशन 2 का ही लेना है, गिवन इक्वेशन के लेना नहीं है। सो पहले तो पीआई का फॉर्मूला, PI it is given by 1/f of theta operating on capital F of z। सेम थिंग जो मैंने आपको चेंज करने के लिए बोला है, d कहीं पे लेना नहीं है, d के जगह पे न्यू ऑपरेटर थीटा और वेरिएबल x की जगह पे न्यू वेरिएबल z। तो 1/f of d ऑपरेटिंग ऑन कैपिटल F of x,
तो इसके जगह पे अभी पी आई का फॉर्मूला हो गया 1/f(θ) ऑपरेटिंग ऑन कैपिटल एफ ऑफ जेड। अभी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा पुट करना है, वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड पुट करना है। तो एफ ऑफ थीटा का वैल्यू θ³ -1 और कैपिटल एफ ऑफ जेड फंक्शन इट इज 3 टाइम्स e⁻z -7। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ ऑपरेटर एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ अभी फंक्शन के अंदर दो सेपरेट टर्म्स है, 3 e⁻z -7। फर्स्ट टर्म इट इज एक्सपोनेंशियल, सेकंड टर्म इट इज कांस्टेंट। तो पहले तो ये -7 जो है उसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ये ऑपरेटर को पहले फर्स्ट टर्म पे सेपरेटली अप्लाई कर दो और उसके बाद फिर सेकंड टर्म के ऊपर सेपरेटली अप्लाई करो। तो पहले हो जाएगा 1/θ³ -1 ऑपरेटिंग ऑन 3 e⁻z एंड -1/θ³ -1 ऑपरेटिंग ऑन 7। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों पे हमने ऑपरेटर सेपरेट अप्लाई कर दिया। अभी हमें ये पता है कि ऑपरेटर के बाहर हम फंक्शन को डायरेक्टली लिख नहीं सकते, कांस्टेंट को ले सकते हैं। अगर ये 3 7 इसे आपको ऑपरेटर के पहले लिखना है तो लिख सकते हैं, बट फंक्शन को नहीं लिख सकते। वी आर फाइंडिंग पी आई। तो पी आई के लिए हमें जितने केसेस पता है उसमें से कोई एक केस आपको यहाँ पे यूज करना है, एक या फिर दो। वी आर हैविंग फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म सेपरेटली। तो जो केसेस रहेंगे वो आपको यहाँ पे यूज करना है, केस नंबर 1 2 3 4 5 6। तो टर्म वाइज चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म के अंदर जो फंक्शन है इट इज एक्सपोनेंशियल, सिंगल है, सेपरेट है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद अदर फंक्शन। मल्टीप्लीकेशन के अंदर 3 है तो बट इट इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लीकेशन में रहा तो चलेगा, बट हमें फंक्शन नहीं चाहिए। मींस फर्स्ट टर्म के ऊपर केस नंबर 1 हम अप्लाई कर सकते हैं, बट सेकंड टर्म के अंदर सिर्फ कांस्टेंट है 7, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। तो कांस्टेंट अगर आता है तो इसे कैसे सोल्व करना है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट केस के टाइम पे तभी बोला था कि अगर कांस्टेंट अगर आता है तो उसे कैसे सोल्व करना है। वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस फॉर सॉल्विंग अ कांस्टेंट। आप इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसे अलजेब्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट सबसे इजी जो मेथड है वो है केस नंबर 1 एक्सपोनेंशियल। तो ये जो 7 है यहाँ पे, ये 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 टाइम्स e⁻0z। फर्स्ट टर्म एज इट इज विदाउट एनी चेंज। जो सेकंड टर्म है वहां पे मैंने ये लिख दिया 7 टाइम्स e⁻0z बिकॉज वैल्यू ऑफ e⁻0 इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के अंदर फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, मींस दोनों को हम केस नंबर 1 से सॉल्व कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय यूजिंग केस नंबर 1 रिप्लेसिंग थीटा बाय ए। केस नंबर 1 हमें पता है, केस नंबर 1 अगर अप्लाई करना है तो फॉर दैट वी हैव टू रिप्लेस डी बाय ए, बट डी यूज करना नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है इसे बोलना नहीं है, डी यूज करना नहीं है। डी के जगह पे थीटा लेना है और एक्स के जगह पे जेड लेना है। तो रिप्लेसिंग थीटा बाय ए, व्हाट इज ए? ए इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले फर्स्ट टर्म के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻z। e⁻z में जो z लिखा है पावर के अंदर उसका कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट टर्म के लिए a का वैल्यू हो जाएगा 1, a इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म के लिए। सेकंड टर्म के लिए a का वैल्यू, तो a इट इज कोएफिशिएंट ऑफ z इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन के अंदर, सेकंड एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर z का जो कोएफिशिएंट है इट इज 0, तो यहाँ पे हो जाएगा a का वैल्यू 0। इट मींस दैट कि अभी हमें केस नंबर 1 यूज करना है, एंड बाय यूजिंग केस नंबर 1 वी हैव टू रिप्लेस थीटा बाय 1। फर्स्ट टर्म के अंदर थीटा की जगह पे 1 पुट करना है और सेकंड टर्म के अंदर थीटा की जगह पे 0 पुट करना है। तो पी आई इट विल बिकम 1/1³ -1 फर्स्ट टर्म, 1/θ³ -1। तो थीटा की जगह पे ये वैल्यू आ गया 1 क्यूब -1 एज इट इज, फंक्शन एज इट इज। सेकंड टर्म माइनस 1/0 -1 θ³ -1। सेकंड टर्म के लिए थीटा का वैल्यू 0, थीटा का की जगह पे a रिप्लेस करना है, a का वैल्यू 0, तो ये हो गया 1/0 -1 एंड फंक्शन एज इट इज 7 e⁻0z। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाइड। बिफोर सिंप्लीफिकेशन आई एम रिमूविंग द एनोटेशन, वो ओवरराइटिंग थोड़ा ज्यादा हो गया है। ये हो गया फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, दोनों पे हमने केस नंबर 1 अप्लाई किया। बाय यूजिंग केस नंबर 1 रिप्लेसिंग थीटा बाय a, तो फर्स्ट टर्म के लिए a का वैल्यू 1, सेकंड टर्म के लिए a का वैल्यू 0। अभी जो फर्स्ट टर्म है 1³ -1 इट इज 0, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1/0 एंड फंक्शन 3 एज इट इज। सेकंड टर्म 1/-1 दिस ब्रैकेट 1/-1 इट इज -1 एंड इट इज ऑल्सो माइनस, तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस 7 टाइम्स e⁻0z। It means that
कि सेकंड टर्म जो है वो हमारा सॉल्व हो गया, सेकंड टर्म से ऑपरेटर थीटा रिमूव गया, ऑपरेटर डी की जगह पे थीटा है, तो ऑपरेटर अगर रिमूव गया इट मींस दैट कि सेकंड टर्म हमारा जो है वो सॉल्व हो गया कंप्लीटली। बट फर्स्ट टर्म सॉल्व नहीं हुआ है बिकॉज फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे नीचे जीरो आ गया, एंड 1/0 अगर आता है तो इट मींस दैट इट इज इन्फिनिटी, हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन फाइनाइट हो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के अंदर डिनोमिनेटर जो आ रहा है इट इज इक्वल टू जीरो, और डिनोमिनेटर अगर जीरो आता है तो फिर क्या करना है ये हमें ऑलरेडी पता है, इफ वी गॉट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो देन व्हाट वी हैव टू डू। अब डिनोमिनेटर अगर जीरो आता है तो प्रोसीजर है कि पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऑपरेटर का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर जीरो आता है तो एक्स से मल्टीप्लाई करना है और ऑपरेटर का डेरिवेटिव लेना है, तो ऑपरेटर डी के जगह पे हम थीटा यूज कर रहे हैं और वेरिएबल एक्स की जगह पे हम जेड यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो आ गया, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म इज जीरो, इट मींस दैट कि फर्स्ट टर्म को पहले तो आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक्स की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे जेड, तो यहाँ पे हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर का डेरिवेटिव लेना है, जैसे एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ डी लिखते हैं, बट यहाँ पे एफ ऑफ डी नहीं है, एफ ऑफ थीटा है, तो एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ थीटा हो जाएगा। सो ये आ गया फर्स्ट टर्म, पी आई इट इज इक्वल टू z into 1 upon f dash of theta and into function as it is 3 to the power z। x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की बजाय हमने z से मल्टीप्लाई किया, ऑपरेटर का डेरिवेटिव लेना है तो f of d का डेरिवेटिव f dash of d होता है, यहाँ पे f of थीटा का डेरिवेटिव f dash of थीटा, फंक्शन 3 to the power z as it is, इसके बाद प्लस 7 टाइम्स e to the power 0 z, ये as it is, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउ अभी फर्स्ट टर्म के अंदर हमें f dash of थीटा चाहिए, f dash of थीटा, तो उसके लिए पहले एफ ऑफ थीटा चेक करते हैं, व्हाट इज एफ ऑफ थीटा, तो एफ ऑफ थीटा हमें पता है, एफ ऑफ थीटा इट इज थीटा क्यूब माइनस 1, हियर एफ ऑफ थीटा इट इज थीटा क्यूब माइनस 1, इस पे से एफ डैश ऑफ थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ थीटा इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्यूब इट इज 3 थीटा स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, सो अभी एफ डैश ऑफ थीटा के जगह पे हमें 3 थीटा स्क्वायर यूज करना है, सो ये हो गया इन प्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ थीटा ये 3 थीटा स्क्वायर आ गया एंड plus 7 a to the power 0 z, again it is as it is without any change. Now again using case number 1, फर्स्ट टर्म के अंदर थीटा प्रेजेंट है तो 1 अपॉन थीटा स्क्वायर को आप अगर सॉल्व करना है तो इसे इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं, वी नो दैट थीटा मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, थीटा मींस d by dz, so 1 अपॉन थीटा जो रहेगा इट मींस दैट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो 1 अपॉन थीटा स्क्वायर जो रहेगा इट मींस दैट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो 2 टाइम इंटीग्रेशन लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट आई थिंक इंटीग्रेशन की बजाय डायरेक्टली सॉल्व करना ही इजी रहेगा। वी कैन अप्लाई केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अंदर फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं है, केस नंबर 1 में डायरेक्टली हमें d को a से रिप्लेस करना है, सिंपली आंसर आ जाएगा। सो बाय यूजिंग केस नंबर 1 रिप्लेसिंग थीटा बाय a एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर z का जो कोएफिशिएंट है इट इज 1, मींस हियर वैल्यू ऑफ a इट इज इक्वल टू 1, तो अभी थीटा इक्वल टू फिर से a इक्वल टू हमें 1 पुट करना है, मींस थीटा के जगह पे 1 पुट करना है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 1 हो जाएगा, पी आई इट इज z इंटू 1/3 इंटू 1 स्क्वायर एंड इंटू फंक्शन एज इट इज 3 टू द पावर z प्लस 7 टाइम्स e टू द पावर 0 z। अब ये जो e टू द पावर 0 z लिखा है ये हमने इंट्रोड्यूस किया था फॉर सॉल्विंग द टर्म, पी आई फाइंड करने के लिए ये हमने इंट्रोड्यूस किया था, अदरवाइज वी आर हैविंग ओनली कांस्टेंट, तो e टू द पावर 0 z का वैल्यू वैसे भी e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो अब इसका काम हो गया, इसे रिमूव कर दो, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म रिमूव हो जाएगा, सेकंड टर्म इज ओनली प्लस 7। नाउ 3 into 1 square, so 3 into 1 square means it is 1, from here 3 and from here 3 it will be get cancelled, remaining terms it is equal to z into e to the power z, 1 square it is 1, तो ये भी रिमूव हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, remaining z into e to the power z and plus 7, so in this way we got pi। अभी कंप्लीट इक्वेशन से डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर है थीटा वो रिमूव हो गया, ऑपरेटर रिमूव हो गया, इट मींस दैट वी गॉट pi, pi हमारा यहाँ पे आ गया, तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय cs इक्वल टू cf प्लस pi, बट इट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, गिवन इक्वेशन का नहीं है ना, तो cs इक्वल टू cf प्लस pi, वैल्यू ऑफ cf c1 e to the power z plus e to the power minus z by 2 in bracket c2 cos root 3 by 2 z plus c3 sin root 3 by 2 z plus value of pi that is z into e to the power z plus 7, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2
जो कि हमने कन्वर्ट किया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर, बट गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। मींस अभी चेंज क्या करना है, व्हाट इज डिफरेंट हियर। गिवन जो प्रॉब्लम था, अगर आपको याद होगा तो गिवन प्रॉब्लम वाज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, डी वाई बाई डी एक्स। जो डेरिवेटिव की टर्म्स लिखी थी वो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में थी। मींस प्रॉब्लम वाज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, वेरिएबल जेड के फॉर्मेट में प्रॉब्लम नहीं था। अभी जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया, ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो यहाँ पे लिखा है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 व्हिच वाज इन टर्म्स ऑफ जेड, जेड के फॉर्मेट में हमने लेकर आया था, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो रहा था। अब सॉल्व हो गया, तो फाइनली आपको ये जेड को यहाँ से रिमूव करना है। सॉल्यूशन हमें फिर से एक्स के फॉर्मेट में लेकर आना है, जेड के फॉर्मेट में नहीं चाहिए। मीन्स हमें यहाँ से जेड को रिमूव करना है। तो अभी जेड को रिमूव करना है, तो उसके लिए फिर से सब्स्टिट्यूशन जो हमने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन, वो फिर से एक बार चेक करते हैं। सिंस वी हैव सब्स्टिट्यूटेड x इक्वल टू e टू द पावर z पुट किया था, तो अभी e टू द पावर z इक्वल टू आपको x पुट करना है। e टू द पावर z, अभी जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है, इसमें e टू द पावर z की जगह पे हमें x पुट करना है। इट मींस दैट कि कहीं पे z अगर लिखा रहेगा तो उसके जगह पे आपको log x पुट करना है। सेम थिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि x इक्वल टू e टू द पावर z, log x इक्वल टू z। तो अभी रिवर्स सब्स्टिट्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर अगर e टू द पावर z होगा तो उसके जगह पे x पुट कर दो, सॉल्यूशन के अंदर अगर z होगा तो उसके जगह पे log x पुट कर दो। अभी e टू द पावर z इक्वल टू x, अगर सपोज सॉल्यूशन के अंदर e टू द पावर ट्वाइस z आ गया तो फिर क्या पुट करेंगे। तो e टू द पावर ट्वाइस z अगर आता है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर z ब्रैकेट स्क्वायर, मींस ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर z है, वहां पे x आ जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सपोज अगर सॉल्यूशन के अंदर e टू द पावर माइनस z कहीं पे अगर लिखा रहता है तो फिर वहां पे क्या पुट करेंगे। तो e टू द पावर माइनस z को ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर z ब्रैकेट टू द पावर माइनस 1, मींस ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर z आ गया, उसके जगह पे x पुट कर दो, ब्रैकेट टू द पावर माइनस 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है। अगर सॉल्यूशन के अंदर e टू द पावर 3/2 z अगर आता है तो इसे क्या करना है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर z ब्रैकेट टू द पावर 3/2, तो e टू द पावर z की जगह पे x और ब्रैकेट टू द पावर 3/2 एज इट इज। एंड व्हाई आई एम शोइंग यू दीज थिंग्स, क्योंकि ये टर्म्स आते ही है। अब जो यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन है, इसको चेक कर लो। हियर वी आर हैविंग e टू द पावर z, हियर वी आर हैविंग e टू द पावर z। इसके जगह पे तो डायरेक्टली आप x पुट कर दोगे, बट हियर वी आर हैविंग e टू द पावर माइनस z/2। तो अभी e टू द पावर माइनस z/2 की जगह पे क्या पुट करना है, e टू द पावर माइनस z/2, वी आर हैविंग e टू द पावर माइनस z/2। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर z एंड कंप्लीट ब्रैकेट टू द पावर माइनस 1/2। पावर को अगर मल्टीप्लाई किया तो z इंटू माइनस 1/2 ये आएगा e टू द पावर माइनस z/2। तो अभी ये ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर z की जगह पे x आ जाएगा और उसका पावर माइनस 1/2। ठीक है। सो अप्लाइंग दीज सब्स्टिट्यूशंस, सो बिफोर अभी जो चेंजेस मैंने बोला है पहले वो आपको करना है, ये चेंजेस तो करना ही है। डायरेक्टली अगर पुट कर दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वैल्यू कैसे आई है, तो पहले इसको चेंज कर दे। चेंज करते मीन्स व्हाट वी आर चेंजिंग, ये e टू द पावर z की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा x, ये e टू द पावर z की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे z लिखा है तो z की जगह पे आ जाएगा log x, यहाँ पे z लिखा है इसकी जगह पे आ जाएगा log x। अभी बाकी है ये एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर माइनस z/2। अब इसके जगह पे डायरेक्ट x टू द पावर माइनस 1/2 लिखा तो कंफ्यूज हो सकता है, तो पहले इसको चेंज करते हैं। e टू द पावर माइनस z/2 को ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर z एंड ब्रैकेट टू द पावर माइनस 1/2। सेम थिंग जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि एक्सपोनेंशियल टर्म को चेंज कैसे करना है। e टू द पावर माइनस z/2 था, तो e टू द पावर z एंड कंप्लीट ब्रैकेट टू द पावर माइनस 1/2 एंड नाउ अप्लाइंग दी सब्स्टिट्यूशन। सो cs इक्वल टू, पहले फर्स्ट टर्म c1 e टू द पावर z, तो e टू द पावर z की जगह पे ये वैल्यू आ गया x, तो इट इज c1x, देन प्लस e टू द पावर z ब्रैकेट टू द पावर माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा x इन द ब्रैकेट, e टू द पावर z की जगह पे x आ गया एंड ब्रैकेट टू द पावर माइनस 1/2 एज इट इज। आफ्टर दैट इन ब्रैकेट c2 cos रूट 3/2z, तो एक्चुअली रूट 3/2z इट इज द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एंगल को एक फिर से मैंने ब्रैकेट में लिया रूट 3/2, c2 cos रूट 3/2 इंटू z, तो z की जगह पे आ गया log x, प्लस c3 sin रूट 3/2 इंटू z, तो ये हो गया c3 sin रूट 3/2 इंटू log x, प्लस नेक्स्ट z इंटू e टू द पावर z, तो z की जगह पे log x, e टू द पावर z की जगह पे x, तो ये हो जाएगा log x इंटू x एंड प्लस 7 एज इट इज, एंड दिस इज द
फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो एक्स क्यूब डी क्यूब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाला जो गिवन इक्वेशन था, ये उसका सॉल्यूशन फाइनली यहाँ पे आ गया। पहले जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया था सी एफ प्लस पी आई, इट वाज इन टर्म्स ऑफ जेड, हमें जेड के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, प्रॉब्लम एक्स के फॉर्मेट में गिवन था, तो हमें सॉल्यूशन भी एक्स के फॉर्मेट में ही चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो चेंजेस आपको यहाँ पे करने होते हैं। एक तो स्टार्टिंग में, एक चेंज आपको जो करना है वो स्टार्टिंग के अंदर कि एक्स डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी क्यूब, ये आपको रिमूव करना है, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन कन्वर्ट होने के बाद सी एफ और पी आई, ये तो एज यूजुअल फाइंड करना है, जैसे अभी तक हम फाइंड कर रहे हैं वैसे ही। सी एफ पी आई में कुछ चेंज नहीं है। और फाइनल सॉल्यूशन आने के बाद z को कंपल्सरीली रिमूव करना है। ठीक है, सो वी कैन सॉल्व एनी differential equation of this similar format by using same method. So with that, we will stop here. Thank you very much.